नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो चीन से रिलेटेड है। और चीन दिन पे दिन इतना तरक्की कैसे कर गया, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी है कि वह जो एक समय था जब वो हमारे भारत देश से भी ज़्यादा गरीब था और आज वो भारत से 5-6 गुना ज़्यादा अमीर है। उसकी आर्थिक स्थिति हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आखिर वो ऐसा कैसे कर पाया कि वो हमसे बहुत ही कम समय में 30 से 40 सालों में हमसे इतना कैसे आगे निकल गया, उसी पे ये वीडियो है। तो आइए मैं वीडियो का टाइटल आपको बता देता हूँ। कभी भारत से भी गरीब था चीन, अब कैसे बना सबसे अमीर देश। हाउ चाइना बिकम 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर इस पे रिएक्शन देते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भले ही आज के वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में भारत और चीन दोनों की गिनती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत आज भी इकोनॉमी के मामले में चीन से काफी पीछे है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1962 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। लेकिन आज देख लीजिए, इस वक्त चीन भारत के मुकाबले में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हुआ कैसे चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश? कैसे सिर्फ 3 दशक के अंदर ही अंदर वह इतना अमीर और ताकतवर बन गया? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चाइना इकोनॉमिक हिस्ट्री। चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। चीन अर्थव्यवस्था अपने ज्यादातर इतिहास के लिए कृषि और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज पर आधारित थी, जिसमें शाही सरकार ने इसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में चीन की अर्थव्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिसमें कपड़ा, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि चीन अर्थव्यवस्था दूसरे चीन जापानी युद्ध जो 1937 से 1945 तक हुआ था और चीन गृह युद्ध जो 1945 से 1949 तक हुआ था, इससे ज्यादा प्रभावित हुई, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था। फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद सरकार ने आर्थिक सुधारों यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज लागू की, जिसमें एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन और एक प्लान इकोनॉमी की स्थापना शामिल थी। इन नीतियों की वजह से ही 1950 और 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ, लेकिन साथ ही इनएफिशिएंसी और कमी भी आई। 1970 के दशक के आखिर में डेंग शाओपिंग की लीडरशिप में चीन ने आर्थिक सुधारों की एक सीरीज को लागू करना शुरू कर दिया, जिसने अर्थव्यवस्था को मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर शिफ्ट कर दिया था। इन नीतियों, जिन्हें रिफॉर्म और ओपनिंग नीतियों के रूप में जाना जाता है, इन्होंने तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन की अवधि का नेतृत्व किया और साथ ही में जीडीपी की वृद्धि हर साल लगभग 10% औसत रही। आज चीन लगभग 17.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से महत्वपूर्ण योगदान के साथ चीनी अर्थव्यवस्था हाईली डाइवर्सिफाइड है। हाल के सालों में कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद चीन का आर्थिक विकास रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा है और देश ग्लोबल इकोनॉमी में एक प्रमुख खिलाड़ी भी है। तो दोस्तों, यह तो थी चीन की इकोनॉमी की एक हिस्ट्री। आइए अब जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से चीन आज 17.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इतनी बड़ी इकोनॉमी बना है। रीजंस फॉर चाइना इकोनॉमिक राइज। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से ग्रोथ की है। बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से आज के समय में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में एक ग्लोबल लीडर बन गया है। यह चेंज सरकार की नीतियों, बाजार सुधारों और डेमोग्राफिक चेंजेस जैसे फैक्टर्स की वजह से आ पाया है। आइए अब हम चीन के इकोनॉमिक राइज के कारणों और उसके रैपिड ग्रोथ में योगदान देने वाले फैक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म। पिछले कुछ दशकों में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को कई फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन शायद इनमें से सबसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सीरीज है जिसे चीन ने 1978 से लागू किया था। इन सुधारों ने चीन को एक सेंट्रली प्लान्ड क्लोज्ड इकोनॉमी से बदलकर एक सादा खुले मार्केट ओरिएंटेड एक के लिए और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ने जिन आर्थिक सुधारों को लागू किया है, उन्हें मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला फेज
जो 1978 में शुरू हुआ और 1990 के दशक की शुरुआत तक चला, वह डिमोबिलाइजेशन और रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर केंद्रित था। इस फेज में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की शुरुआत देखी गई, जिसने किसानों को प्रोडक्शन में ज्यादा ऑटोनॉमी दी और साथ ही साथ उन्हें अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा रखने की इजाजत भी दी। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और चीन के बाद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव रखी गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दूसरा फेज, जो 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, अर्बन इकोनॉमी के रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पर केंद्रित था। इस फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डीरेगुलेशन जैसे मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की शुरुआत देखी गई। इन सॉल्यूशंस ने ज्यादा ओपन और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने में मदद की, जिसके नतीजन शहरी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इनोवेशन में ग्रोथ हुई। चीन द्वारा लागू किए गए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से एक इसकी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का लिबरलाइजेशन है। इससे एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दूसरे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डीरेगुलेशन है, जिसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की है। चीनी सरकार ने कई दूसरे इंपॉर्टेंट पॉलिसी में बदलाव भी किए हैं, जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट देने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट और एनर्जी में भारी इन्वेस्ट किया है। इससे देश के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद मिली है, जिससे बिजनेस को ऑपरेट करना आसान हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी निवेश किया है, जिसने एक हाईली स्किल्ड वर्क स्पेस विकसित करने में मदद की, जो एक मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरतों के अनुकूल है। आखिर में चीन ने पिछले कुछ दशकों में जिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया है, उन्होंने देश के सिग्निफिकेंट रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में निवेश सभी ने चीन के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। जबकि अभी भी इनकम इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उम्र बढ़ाने वाली आबादी जैसी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में की गई प्रोग्रेस उल्लेखनीय रही है और यह देश के भविष्य को आकार देना जारी रखेगी। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाल के देश में चीन की आर्थिक वृद्धि को अलग अलग फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से एक फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए देश का बढ़ा हुआ खुलापन रहा है। 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज बनाना और बाहरी दुनिया के लिए खोलना शुरू किया, जिसने फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया। चीन के इकोनॉमिक राइज में योगदान देने वाले मेजर फैक्टर्स में से एक 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का देश का फैसला था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में चीन टैरिफ और दूसरे ट्रेड बैरियर्स को कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सहमत हुआ। इसने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने में मदद की। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर 1980 के दशक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करने का चीन का फैसला था। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने वहां मौजूद विदेशी कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव्स, रिलैक्स्ड रेगुलेशंस और दूसरे लाभों की पेशकश की। इस नीति ने विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में मदद की, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने में मदद मिली। चीन की गोइंग आउट की नीति, जो 2000 के दशक में शुरू हुई, ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नीति ने चीनी कंपनियों को विदेशों में इन्वेस्ट करने और विदेशों में अपनी ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करने में मदद मिली। साथ ही चीनी कंपनियों को नए बाजारों और टेक्नोलॉजीज तक पहुंच हासिल करने में मदद मिली। इसके अलावा चीन की लेबर फोर्स, जो रिलेटिवली चीप और भरपूर मात्रा में थी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर थी। नतीजन कई विदेशी कंपनियों ने चीन में अपने कारखानों का पता लगाने का विकल्प चुना, जिससे रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिली। डेमोग्राफिक चेंजेस 21वीं सदी में चीन का हर एक देश के लिए सीखने का जरिया है कि कैसे सिर्फ 2 दशकों की अवधि में देश ने बड़े पैमाने पर कृषि समाज से खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया, और यहाँ तक कि जीडीपी के साथ 2028 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करने का अनुमान है। मेजर फैक्टर्स में से एक जिसने योगदान दिया है इस तीव्र आर्थिक विकास के लिए, वह था चीन की डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए खुलने की इच्छा है।
डेमोग्राफिक चेंजेस जनसंख्या के आकार, एज स्ट्रक्चर और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव को रेफर करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चीन के मामले में ये परिवर्तन कई कारकों से प्रेरित है, जिनमें वन चाइल्ड पॉलिसी, अर्बनाइजेशन और बूढ़ी उम्र वाली आबादी शामिल है। वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसे 1970 के दशक के आखिर में लागू किया गया था और इसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने और हर एक परिवार के बच्चों की संख्या को सीमित करके लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था। जबकि नीति जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने में सफल रही, लेकिन इसके कई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, जिसमें तेजी से बढ़ती आबादी और युवा श्रमिकों की कमी शामिल है। हालांकि 2015 में सरकार ने नीति को बदलने का फैसला किया, परिवारों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी, जिसके कारण वर्कफोर्स में एंटर करने वाले युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अर्बनाइजेशन ने भी चीन के इकोनॉमिक राइज में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बेहतर रोजगार के अवसरों और उच्च जीवन स्तर की तलाश में चले गए। देश शहरीकरण में एक रैपिड प्रोसेस से गुजरा है। इससे नई इंडस्ट्रीज का विकास हुआ और फॉर्मल इकोनॉमी में भाग लेने में एबल लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा शहरीकरण ने उन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की है जो शिक्षा और दूसरे सामाजिक सेवाओं तक पहुंचने में एबल है, जिसने देश के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान दिया है। चीन की उम्र बढ़ने वाली आबादी ने भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, देश ओल्डर वर्कर्स के कौशल और अनुभव का लाभ उठाने में सक्षम हो गया है, जो कई तरीकों से अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने वाली आबादी ने हेल्थ केयर और अदर सर्विसेज की मांग में बढ़ोतरी की है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने में मदद मिली है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। 21वीं सदी में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने भी एक जरूरी भूमिका निभाई है। इन 2 एलिमेंट्स ने चीन के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को चलाने में जरूरी भूमिका निभाई है, जिससे यह दुनिया की लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स में से एक बन गया है। इनोवेशन ने देश को नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ साथ नए बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप करने में सक्षम बनाकर चीन की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए चीन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की एक रेंज विकसित करने में सक्षम रहा है। इन इनोवेशंस ने चीन को सोलर पावर, विंड पावर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे की इंडस्ट्रीज में लीडर बनाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा चीन नए बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्शन प्रोसेस को बनाने के लिए अपनी बड़ी आबादी और विशाल बाजार का लाभ उठाने में भी सक्षम रहा है। उदाहरण के लिए मोबाइल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट, इसको व्यापक रूप से अपनाने के कारण चीन का ई-कॉमर्स बाजार हाल में वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इससे चीनी कंपनियों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल कॉमर्स और मोबाइल भुगतान जैसे नए व्यापार मॉडल बनाने की अनुमति दी है। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ने देश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में सक्षम बनाकर चीन की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए चीन रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारी निवेश करने में सक्षम रहा है, जिसने इसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने और लेबर कॉस्ट कम करने की अनुमति दी है। इसने चीनी कंपनियों को अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम लागत पर माल को प्रोड्यूस करने में सक्षम बनाया है, जिससे वे ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गए। इसके अलावा चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी निवेश करने में सक्षम रहा है, जिससे उसे अपने लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार करने में मदद मिली है। इसने चीनी कंपनियों को अपनी इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से मैनेज करने और अपने लीड टाइम को कम करने की अनुमति दी है, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अलावा चीन की सरकार ने देश में इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है, जिससे चीन में एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे की इंडस्ट्रीज के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को भी लागू किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 21वीं सदी में चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1970 के दशक के आखिर में बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज होने से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वे ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। चीन के इकोनॉमिक राइज में योगदान देने वाले मेजर फैक्टर्स में से एक देश का एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स के क्रिएशन एंड मेंटेनेंस से है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सपोर्ट करते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी सिस्टम्स, वाटर एंड सीवेज सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी शामिल हैं। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में
इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक मेजर ड्राइवर रहा है। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी है। 2000 से 2019 तक चीन ने नए हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के निर्माण में भारी निवेश किया। इससे देश की ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज में काफी सुधार हुआ, जिससे गुड्स और लोगों के लिए देश भर में आना जाना आसान हो गया था। नतीजन चीन की इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन गई है। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक और उदाहरण देश का एनर्जी सिस्टम भी है। चीन ने नए पावर प्लांट्स के निर्माण और अपने बिजली ग्रिड के विस्तार में भारी निवेश किया है। इसने सुनिश्चित किया है कि चीन की अर्थव्यवस्था के पास ऊर्जा का एक रिलायबल एंड स्टेबल सोर्स है, जो आर्थिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चीन ने सोलर एंड विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भारी निवेश किया है, जिससे देश को फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद मिली है। नाउ व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चीन से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है। चीन ने रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के निर्माण में भारी निवेश किया है, जिससे देश को जोड़ने और बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए इसे और आसान बनाने में मदद मिली है। कनेक्टिविटी में सुधार और ज्यादा बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए वह भी खासकर रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश करने से भी भारत लाभान्वित हो सकता है। एक और सबक जो भारत चीन से सीख सकता है वह है अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट इंटरवेंशन का महत्व। चीन कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों का इस्तेमाल करने में सफल रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद मिली है। भारत कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी नीतियों का इस्तेमाल करने से भी लाभान्वित हो सकता है। इसके अलावा भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर चीन के फोकस से सीख सकता है, जिसने आर्थिक विकास को गति देने और कई इंडस्ट्रीज में चीन को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करके और इनोवेशन को बढ़ावा देकर भारत भी इन क्षेत्रों में लीडर बन सकता है। आखिर में भारत एक्सपोर्ट्स पर चीन के फोकस से सीख सकता है। चीन दूसरे देशों को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने में सफल रहा है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देने में मदद मिली है। भारत एक्सपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने से भी लाभान्वित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और काफ़ी जो जर्नी थी चीन की 70 के दशक से लेके उसके बाद की जो डेवलपमेंट की वो उन्होंने पूरी जानकारी दी है इसमें। सोचिए, मेन जो चाइना ने इसमें ग्रोथ किया, उसने अपनी जो आर्थिक विकास दर थी उसको 30 सालों तक 10 के आसपास मेंटेन करके रखा, और जितने भी हो सकता है, चाहे ग्रामीण सेक्टर हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। और जितनी भी बाहरी कंपनियां थीं, विदेशी कंपनियां थीं, उनको अपने यहाँ जो है इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आके अपना ऑफिस खोलिए और यहाँ पे अपने कंपनीज़ को अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, और उनको वो माहौल बना के दिया। दूसरी बात, जो लेबर कॉस्ट चाइना में है वो बहुत कम है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ भी लेबर कॉस्ट कम है हमारे देश में, लेकिन हमारे यहाँ जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है उनके अंदर। वो कोई भी उनसे बोलो काम करने के लिए, वो तो कर तो देंगे, लेकिन ये कहो कि उनके पास किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो स्किल हो उनके अंदर, तो वो चीज़ का अभाव है हमारे देश में अभी। तो हमें जो अगर चाइना को कम्पीट करना है या फिर उससे आगे बढ़ना है, तो हमें आने वाले समय में जो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। आज जो पूरा चाइना है, वहाँ पे पूरी चाइना में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में चाइना के किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी बाहरी कंपनी का जो सप्लाई चेन है उसको जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सब चाइना के गुड्स इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट उनके देश में न भरा हो। हम अपने देश में देख लेते हैं कि कितना हर चीज़ जहाँ पे देखें कुछ न कुछ आपको अपने ही घर में कम से कम मान के चलिए जितने भी हमारे सामान होंगे उसमें से 30 से 40% तो मिनिमम जो है आपको चाइना के ही मैन्युफैक्चर्ड सामान मिल जाते हैं कुछ न कुछ। और यही कारण रहा है कि चाइना इतनी तेज़ी से तरक्की किया है और अभी भी वो अपना
अपने आप को मेंटेन किए हुए है, अपने इस आर्थिक दर को बढ़ा रहा है। कोविड के बाद से उसका जो है वो कमी आई है उसके अंदर, और बहुत सी कंपनियों का मोह भंग हुआ है चाइना से, और वो फिर भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और उम्मीद है कि भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इसमें और तेज़ी की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।